फ्रेंड्स, वक्त हो गया एक और नया रिपोर्ट कार्ड देने का। और ये इस रिपोर्ट कार्ड में हम कहने वाले हैं हेलो मोटो। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट कार्ड में भी मेरा साथ देंगे अजय और अभिषेक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबरों के साथ। कितने फोन उन्हें लॉन्च किया, कहां क्या किया उन लोगों ने, धमाल। तो अगर 2023 की बात करें तो इस साल उन लोग ने 12 मॉडल्स लॉन्च किए और सब वेरिएंट्स इंक्लूड कर लें तो 16। डिसेंट नंबर। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि हर महीने में एक फोन लॉन्च कर रहे थे, वो इंटरेस्टिंग लग रहा था। और अगर वहीं अब उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सबसे पहले 15 अंडर 15K की बात कर लेता हूं। यहां पर उन लोगों ने 7 डिवाइस लॉन्च किए, ऑलमोस्ट 44% डिवाइसेस इस प्राइस सेगमेंट में। अजय, सबसे पहली प्रतिक्रिया, आपको क्या लगा इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मोटो का इस साल का? मोटो का इस साल का मतलब मैं मे बी आई एम टचिंग ऑन अभिषेक फील्ड, बट सबसे अच्छा स्ट्रेंथ लगा मुझे जो इन्होंने कॉन्सेप्ट किया कि जो पेंटोन कलर सिलेक्शन है उसको एक, जिसको हम बोलते हैं डिजाइन लैंग्वेज जी। मेरा ये मानना है कि फॉर्म फैक्टर तो बार में करीब करीब मोटा मोटा फिक्स हो गया है। बहुत थोड़ा वेरिएशन आप फ्लिप में कर लेते हैं, फोल्ड में कर लेते हैं, पर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? 2-3-4% जी। वॉल्यूम का अभी वो वॉल्यूम वाले फॉर्म फैक्टर्स नहीं बने हैं। वॉल्यूम वाला फॉर्म फैक्टर नॉर्मल आपका बार फोन ही है। अब बार फोन के साथ आप ज्यादा खिलवाड़ क्या कर सकते हैं? आप खिलवाड़ बेसिकली आप बैक साइड में कर सकते हैं, या तो आप फ्रंट में कर्व डिस्प्ले कर सकते हैं, या बैक साइड के अंदर आप कलर से प्ले कर सकते हैं। इन्होंने थोड़ा सा एक चीज जिसको हम बोलते हैं डिजाइन लैंग्वेज में, इन्होंने कम से कम फोन के बैक या उसके कलर को डिजाइन पर्सपेक्टिव से देखा। तो जो पैंटोन ने साल के कलर्स का पैलेट बनाया जी, इन्होंने उस पैलेट को पिकअप किया जी। तो अगर उस पैलेट को आप पिकअप करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि दे आर इन लाइन विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन फैशन, एटलीस्ट एज फार एज द कलर्स आर कंसर्न्ड। तो इन्होंने अपने आप को एक डिजाइन लैंग्वेज में अपने आप एक पोजीशन ली। बिल्कुल, रंगों की कमी कहीं पर भी नजर नहीं आई। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। अगर अंडर 25,000 की बात करें तो अंडर 25,000 में इन लोगों ने 5 फोन लॉन्च किए, अंडर 35,000 में 2, अबव 50,000 में 2, अंडर 50 यानी कि 35 to 50 के बीच में कोई फोन लॉन्च नहीं किया। यानी कि ओवरऑल स्प्रेड अच्छा था, लेकिन एक अंडर 50 वाला सेगमेंट थोड़ा मिसिंग लग रहा था। अभिषेक, आपको क्या लगता है इनका प्लस पॉइंट क्या था? इनका प्लस पॉइंट ये था कि अगेन फोल्डेबल्स लाए इंडिया में, एंड सबसे सस्ता फ्लिप फोन अराउंड 60,000 का रेजर 40। उसमें जैसा सर ने बोला काफी अच्छे अलग कलर्स में आया था, बहुत ट्रेंडी लुक था, यूथ को अपील करने वाला। तो आई गेस वो इनका प्लस पॉइंट था कि कंपटीशन के साथ साथ ही चल रहे हैं, पीछे नहीं है फोल्डेबल्स। राइट। और मुझे एक और चीज यहाँ पर इनका प्लस पॉइंट ये लग रहा था, जो इनके जो 12 मॉडल्स लॉन्च हुए, काफी क्लियर कट डिमार्केट थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि एक मॉडल दूसरे मॉडल को कैनलाइज कर रहा है, या फिर कम जो कंज्यूमर है उसके दिल में एक दुख जनरेट करवा रहा है कि भाई तूने 1 महीने पहले क्यों फोन ले लिया, 2 महीने रुक जाता या 3 महीने रुक जाता। ऐसा नहीं लग रहा था। क्लियर कट फीचर सेट आ रहे थे उनके, और सब में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स नजर आ रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि हाँ, हर एक में कोशिश की गई है कि कुछ नया दिया जाए, कुछ नया डिफरेंस दिया जाए कलर्स के अलावा। इसके अलावा आपको इनका प्लस पॉइंट लगा इस साल? दूसरा ये कि आई थिंक ब्रांड बहुत सीरियस हो गया इस साल। मुझे लग रहा है ब्रांड की सीरियसनेस स्पेशली पिछले 3 महीने से बहुत स्ट्रॉन्ग सीरियसनेस दिख रही है। अब ये चैनल की बात सुन रहे हैं जी, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। क्या रिक्वायरमेंट है, आपको इंस्टॉल डेमोन्स्ट्रेटर चाहिए, वो हम आपको देंगे। तो मतलब अब ये बड़ा कीन इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी के लिए, EMI ऑप्शंस के लिए, ये हर चीज़ के लिए ओपन है। तो इन्होंने अब ये पूरा सोच लिया, मुझे लगता है इन्होंने मन बना लिया है कि हमें इस मार्केट में अच्छा गेम खेलना है। हालांकि इनके CEO ने तो ये बोला था कि हमें टॉप 3 ब्रांड्स बनाना है इंडिया के, वो तो शायद थोड़ा डिस्टेंट थॉट होगा, बट ये फॉर श्योर ये है कि इन्होंने ये मन बना लिया है कि इस मार्केट में हमें कुछ करना है। और उसके लिए इन्होंने, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो। अब आपने बोला कि 50 के ऊपर है और बीच में गैप में नहीं है, तो एक्चुअली इनका गेम बेसिकली इनका गेम है या तो लो और आप मिड एंड में खेलना, और या फिर आपका फ्लिप साइड में जाएंगे तो ये आपके 50,000 के ऊपर फ्लिप वाले या फोल्ड वाले फोन ही होंगे बिल्कुल, और नॉर्मल बार फोन नहीं होगा। तो इनका जो बार फोन है वो ये सीमित करेंगे वही 25, 30, 35,000 के रेंज में, और 50,000 के ऊपर तो फिर जो फॉर्म फैक्टर चेंज होगा वही फोन आएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि प्रोडक्ट की तरफ से या रेंज की तरफ से कोई चैलेंज है। आई थिंक अब सिर्फ इनका वो है कवरेज का, कि कितनी फास्ट ये कवरेज कर सकते हैं मार्केट की, ऑफलाइन की। और मोमेंटम इनके पास में आ गया है। मतलब मार्केट से फीडबैक है कि ब्रांड का मोमेंटम है, मतलब लोग अब मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं इनके बारे में। लोग बोलते हैं आके कि भाई मोटोरोला दिखाइए, तो एटलीस्ट वो स्टेज इनकी आ चुकी है।
जी। तो अगर वो स्टेज पे आ गए हैं और अब अगर ये प्रोडक्ट अलाइन कर देते हैं अपने और थोड़े इन स्टोर डेमोस्ट्रेटर लगा देते हैं, थोड़ी मार्केटिंग एक्टिविटी कर देते हैं, तो आई एम श्योर कि अगले साल, अभी तक तो ये टॉप 10 में लिस्ट में आते नहीं है, आई एम श्योर ये टॉप 10 की लिस्ट में विजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस साल इन लोग का रिकॉल वैल्यू काफी स्ट्रांग होते हुए नजर आया है। चाहे कंज्यूमर्स की बात कर लीजिए, चाहे रिटेलर्स की बात कर लीजिए, सबको लग रहा था कि हाँ मोटो है, बताइए उसके बारे में और क्या है, देखना चाहते थे उसके बारे में। लेकिन अगर यहां पर ही बात करें कि उनके साथ के मिसेस क्या रहे, मुझे सबसे पहले लगता है कि इन लोग ने जैसे फोन जो लॉन्च किए थे बहुत अच्छे अच्छे लॉन्च किए थे, खासकर मिड बजट रेंज में जो इनका स्ट्रांग पॉइंट था। लेकिन मैक्सिमम फोन के जो बेस वेरिएंट थे वो मार्केट से बहुत जल्दी गायब, स्टॉक्स की कमी, लोग बड़े दुखी उससे कि कह रहे हैं यार हमें ये लेना है, अब उसके चक्कर में दूसरे वेरिएंट पे जाना जहां पर प्राइस डिफरेंस 2 से 3 हजार आ रही है, मुझे वही लेना था। वो इनकी फोरकास्टिंग या फिर जो भी सप्लाई चेन था वो थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आया। अभिषेक, आपको क्या लगा इनकी कमी क्या थी? और दूसरी एक मेरे को कमी ये लगी कि सिर्फ फ्लिप फोन्स ही इनके फ्लैगशिप थे इस साल के। कोई एक स्लैब स्टाइल फोन, बार स्टाइल फोन, कोई फ्लैगशिप आई ही नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए फोल्डेबल सूटेबल नहीं है, वो भी स्पेशली फ्लिप वाला। तो एक लास्ट ईयर H30 अल्ट्रा थी, तो एक फ्लैगशिप एटलीस्ट होनी चाहिए थी जो उस फॉर्म फैक्टर हर एक कस्टमर को एड्रेस कर ले, चाहे जैसे फ्लिप चाहिए, जैसे बार डिजाइन चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और इशू जो मुझे नजर आ रहा था कि इनके अभी भी सॉफ्टवेयर ठीक है, क्लीन अप सॉफ्टवेयर है, लेकिन अपडेट साइकिल्स बेटर हो सकते हैं। और खासकर एंड्रॉइड इकोसिस्टम में जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई इशू आता रहता है, तो सिक्योरिटी पैचेस और अपडेट्स, उन चीजों वो जो आते हैं उसके वजह कंज्यूमर्स की सिक्योरिटी में थोड़ा सा सुधार आता है, उनके सेंध नहीं लगती डिवाइस में, वो थोड़ी सी कमी। क्लीन सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा और जल्दी अपडेट्स ये लोग दे सकते हैं। एग्जैक्टली। अजय, आपको क्या लगता है इस साल के मिसेस क्या रहे हैं? मेरे हिसाब से मैं उल्टी तरफ से देखता हूँ कि मेरे लिए तो ये ब्रांड आज से 1 साल पहले इट वाज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट जी। तो मिसेस मेरे लिए तो इनके जो कुछ उन्होंने किया है गेन्स ही दिखते हैं मुझे इनके जी। तो ऐसे कोई मेजर मिस मेरे दिमाग में आता नहीं इनका, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ मिस की हो। जी। आई थिंक देव जस्ट मेड अ कमबैक, तो इनका मिस की बात करना मेरे लिए फॉर मी डिफिकल्ट हुआ। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर कोई इंसान जीरो से स्टार्ट कर रहा है और उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स में रिजल्ट आ रहा है, तो यानी कि कमियां तो कमी की ही नहीं होगी, क्योंकि पहले तो जीरो थे, खोने के लिए कुछ था नहीं और कुछ पाया। लेकिन बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके टॉप 3 डिवाइसेस के बारे में। सो अभिषेक, नंबर 3 पे कौन सा डिवाइस है? नंबर 3 पे Moto G84 5G। ओके। क्योंकि काफी मतलब बैलेंस्ड फोन था और आई गेस पहला फोन था जिसमें 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज थी उसके प्राइस सेगमेंट की। जी। तो आई गेस वो नंबर 3 पे रहना चाहिए। बिल्कुल, रैम और स्टोरेज के मामले में काफी दमदार था। नंबर 2 पे कौन सा था? नंबर 2 पे एज सीरीज में जो इनका फोन आया था H40, वो काफी अच्छा फोन था। डिजाइन वाइज, स्पेसिफिकेशंस वाइज, हर जगह मतलब हर चीज कवर कर रहा था, कहीं पे कोई शॉर्टकमिंग नहीं दिखी। बिल्कुल कंप्लीट पैकेज की तरह सामने आ रहा था। नंबर 1 पे कौन सा था? नंबर 1 पे उनका फ्लैगशिप Razer 40 अल्ट्रा, जो बाकी फोल्डेबल्स के साथ compete कर रहा था। एंड उसमें जो उन्होंने कवर स्क्रीन दी थी वो यूनिक थी, कहीं कुछ कॉपीड नहीं लग रहा था फोन में, सब कुछ उन्होंने अपने आप अडेप्ट करा एंड नया कुछ दिया। तो आई गेस वो अच्छा था, वो 1 डिजर्व करता है। राइट। अजय, आपको क्या लगता है 2024 में इनको कोई चीज में डिफरेंट करना चाहिए का, या फिर मोटोरोला को किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना चाहिए, या जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं अभी? 100% तो मैं नहीं पूछता कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर आई थिंक डायरेक्शन इनका सही है मोटे तौर पे। रेंज इनको जितनी रेंज उन्होंने रखी है, आई थिंक रेंज को ज़्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ज़्यादा सेगमेंट में प्रेजेंस लाने की जरूरत नहीं है। पहले जिस सेगमेंट में है उसी में अपने आप को स्ट्रेंथन करें जी, थोड़ा मार्केटिंग पे फोकस करें, और साइंस सीम टू बी पॉजिटिव। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। मुझे अजय और अभिषेक को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।